नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करने वाले हैं मौजूदा राजनीति। और राजनीति की बात करेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव की बात होगी। और लोकसभा चुनाव को लेकर ताल ठोकी जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, आंकड़ा भी बताया जा रहा है। 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का खत्म हो गया और इस जो आयोजन था, इसको संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताल ठोकी कि अब की बार फिर मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि विपक्ष भी ये बात कह रहा है और दुनिया का हर देश जानता है कि आएगा तो मोदी ही। तो जब ये 400 सीटों की ताल ठोकी जाती है कि एनडीए जीत जाएगा, उसमें बीजेपी का पुट 370। इसमें एक दिलचस्प बात यह है, 370 में ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 370 हटाना बीजेपी के प्रमुख मुद्दों में था जब से वो अस्तित्व में आई 1980 में। और 2019 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान हटा भी दिए गए थे। तो 370 की ताल ठोक रही है बीजेपी, जबकि विपक्ष कह रहा है, और विपक्ष में कांग्रेस नहीं, शिवसेना के संजय राउत कह रहे हैं नहीं, बीजेपी को हम 200 से नीचे समटा देंगे। एनडीए लगातार विस्तार के मोड में है, एक्सपेंशन मोड में है। जो नेता आ सकता है उसके लिए दरवाजे खुले हैं। परिवारवाद पर आज जमकर कांग्रेस की खिंचाई की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, और विस्तार से गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य और मुख्य रणनीतिकार अमित शाह ने भी लंबी फेहरिस्त गिनवा दी। लेकिन बीजेपी उसी परिवारवाद वाले चेहरों को अपने दल में शामिल करने से कोई गुरेज नहीं करते। 2 दिन से चर्चाएं चल रही हैं कमलनाथ और उनके बेटे, परिवारवाद की बात हो रही है ना, नकुलनाथ, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल भी हो गए, राज्यसभा के लिए अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया, बन जाएंगे वो राज्यसभा सांसद। उनके पिता देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, वहां परिवारवाद नहीं आता। आरपीएन सिंह को भी राज्यसभा भेज रही है बीजेपी, वो भी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। जितिन प्रसाद को मंत्री बना दिया यूपी सरकार में, वहां परिवारवाद लागू नहीं होता। मिलिंद देवड़ा बीजेपी में तो नहीं आए लेकिन एनडीए में शामिल हो गए, उनके पिता अब वो कांग्रेस में क्या थे आप जानते हैं, वहां परिवारवाद नहीं चलता। चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा में, उनको कांग्रेस से ले आई थी, केंद्रीय मंत्री भी बनाया बीजेपी ने। पर मैं थोड़ा विषयांतर हो रहा हूं, बात है आंकड़ों की। अब पिछली दफा आंकड़ों को समझने के लिए पिछली बार के नतीजों पर नजर डालना बड़ा अहम हो जाता है, जरूरी हो जाता है। 543 की विधानसभा की लोकसभा है, उसमें से बीजेपी ने अपने दम पर 303 सीटें जीती। 272 का बहुमत का जादुई आंकड़ा है। और एनडीए ने जीती 352 सीटें। इसमें बड़ा पुट शिवसेना अब 2 फाड़ हो चुकी है 18 सीटों के साथ, और जेडीयू घर वापसी कर चुकी है, इंडिया से एनडीए में आ गई, उसने 16 सीटें जीती थी। और एलजेपी एक ही पार्टी थी, उसके खाते में गई थी 6 सीटें। तो 352 था एनडीए का आंकड़ा। कांग्रेस और उसके घटक 94 सीटें थी, जिसमें कांग्रेस का खुद का आंकड़ा 52 था, और अन्य यानी कि क्षेत्रीय दलों के खाते में 97 सीटें गई थी। अब बीजेपी को 303 से 370 अगर जाना है तो वो कैसे जाएगी, किन इलाकों में वो बढ़त हासिल कर सकती है, यह अपने आप में एक अहम सवाल हो जाता है। ताल तो ठोकी जाती है, ताल तो हर पार्टी ठोकती है, लेकिन वो हकीकत है या फसाना, आज उसे हम थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उत्तर भारत
और उत्तर भारत में हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख आते हैं। 180 सीटें, इसमें से 151 बीजेपी ने जीती। कांग्रेस यूपीए के खाते में 10, अन्य के खाते में 19। और यहां पर आप देखेंगे कि ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी ने सारी की सारी सीटें जीत ली, क्लीन स्वीप मार दी, उनमें ज्यादातर उत्तर भारत में ही थी। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान की 25 की 25, हरियाणा 10 की 10, दिल्ली 7 की 7, उत्तराखंड 5 की 5, हिमाचल 4 की 4 सीटें, चंडीगढ़ भी साथ में जोड़ लें तो 1 सीट। पूरे भारत में 84 ऐसे सीटें थी अलग अलग राज्यों की जहां पर क्लीन स्वीप कर दिया बीजेपी ने। अब यहां पर दिक्कत कहां आई थी? पंजाब में बीजेपी के खाते में 2 सीटें गई, सिर्फ 2, 13 में से। अब किसान आंदोलन फिर से परवान चढ़ता दिखाई दे रहा है और बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह को ले आई कांग्रेस से, सुनील जाखड़ को अध्यक्ष भी बना दिया। क्या यहां पर कुछ बढ़ने की गुंजाइश है? बाकी सब जगह तो लगभग क्लीन स्वीप। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर 29 में से 28 जीती थी। अब कांग्रेस की भी बात कर ले। जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो यहां पर ज्यादातर सीटें वो थी जहां सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ हुआ, और जहां कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला हुआ बीजेपी का 161 सीटें थी। 161 में से 147 सीटें बीजेपी जीत गई, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 9 सीटें आई, सिर्फ 9 सीटें, अन्य के खाते में 5 सीटें। 91% का स्ट्राइक रेट। 62 सीटें उत्तर प्रदेश में आई थी 80 में से। क्या यहां पर आगे बढ़ सकती है? उत्तर भारत में क्या इकलौता राज्य वो यूपी ही है जहां अपनी सीटों को बढ़ा सकता है? एनडीए, खास बीजेपी की बात करें। फिर दूसरा इलाका आ जाता है पूर्वी भारत, और इसमें अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़। बिहार और छत्तीसगढ़ पूर्वी में हम गिन रहे हैं, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल भी आ जाता है। 153 सीटों में से 101 बीजेपी और बीजेपी के साथ उनके घटकों ने जीती। कांग्रेस और उसके घटकों ने 12 और अन्य के खाते में 40 सीटें गई। अब यहां पर सबसे ज्यादा निगाह करने वाली जो बात है वो है असम। 14 सीटें, 14 में से 12 जीती बीजेपी ने। 12 जीत पाएगी या उसे आगे बढ़ा सकती है क्या? पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटें जीती। 18 रहेंगी या दीदी का जादू चलेगा? ये एक प्रॉब्लम एरिया हो सकता है। क्या 4 ऐसे राज्य हैं, उनमें से पश्चिम बंगाल का मैं पहली बार अभी जिक्र कर रहा हूं। झारखंड में 14 सीटें, यहां पर भी 12 सीटें बीजेपी ने जीती थी, पर हेमंत सोरेन को जेल में डाल देना और वहां पर आदिवासी कार्ड को जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं चंपई सोरेन, क्या सीट बढ़ाएगी? वो भी 2 ही बढ़ सकती हैं ज्यादा से ज्यादा, या घटने की नौबत आ जाएगी। और सबसे अहम इनमें हो जाता है बिहार। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार पर भी गौर कीजिए। 40 सीटें, 39 एनडीए जीत गया था, और इसमें बीजेपी के खाते में गई थी 17 सीटें। 17 लड़ी, 17 की 17 जीत ली। तो 17 ही लड़ेगी बीजेपी, उतनी लगातार जीत जाएगी। नीतीश कुमार 17 लड़े थे, 16 जीत गए थे, इस बार कर पाएंगे? या कहीं विक्टिम कार्ड खेल रहे तेजस्वी वो सेंधमारी कर पाएंगे? पिछली बार आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था, 1 सीट जो जीता विपक्ष वो भी कांग्रेस के खाते में गई थी। अब बारी आ जाती है पश्चिम भारत की। पश्चिम भारत में 78 सीटें बीजेपी प्लस के खाते में 69 सीटें गई थी। जबरदस्त स्ट्राइक रेट था। कांग्रेस प्लस के खाते में सिर्फ 7, अन्य को 2 सीटें मिली।
लेकिन अब पश्चिम में आता है गुजरात 26 की 26, वहां इस बार भी कोई टक्कर दिखाई नहीं दे रही। लेकिन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद महाराष्ट्र, स्विंग स्टेट्स, इसे लगातार तमाम जानकार वरिष्ठ पत्रकार मान रहे हैं। 48 में से 41 जीता एनडीए, बाद में यह आंकड़ा 42 भी हो गया था। तो ये 42 जीत पाएंगे क्या? इसमें बीजेपी वो 23 सीटें जीती थी और शिवसेना, अनडिवाइडेड शिवसेना के खाते में 18 गई थी, लेकिन अब वो 2 फाड़ हो गई है। और अब एनसीपी भी साथ आ गई है, असली एनसीपी अजित पवार गुट, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, वो एनडीए में आ गए हैं। लेकिन वो 48 में से 42 क्या बीजेपी ले पाएगी, या यहां एडवांटेज ऑपोजिशन होता दिखेगा, विपक्षी खेमा होता दिखेगा? और फिर आ जाते हैं हम दक्षिण भारत पर। यहां पर 132 सीटें, 31 बीजेपी और उनके घटकों के पास गई। 130 अगर मैं मान लूं आंकड़ा, 2 को अभी मैं हटा रहा हूं, तो बीजेपी को 25 सीटें मिली कर्नाटक में, 28 में से 25 सीटें, और 4 सीटें 17 में से तेलंगाना में बीजेपी ने जीत दर्ज की। 29 बीजेपी अपने दम पर लेकर आई। पर जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो उसमें आंध्र प्रदेश भी आता है 25 सीटें। क्या अपने खाते में कोई सीट दर्ज करा पाएगी? केरल 20 सीटें हैं, पुराना संगठन है बीजेपी का, आरएसएस ने बहुत विस्तार किया है लेकिन सीट कभी नहीं जीत पाए। तमिलनाडु और पुडुचेरी कुल मिलाकर 40-39 तमिलनाडु की, 1 पुडुचेरी की। यहां भी कोई कमाल बीजेपी नहीं कर पाई है, क्या इस बार कमाल करेगी? या कर्नाटक में आंकड़ा 25 से नीचे घट भी सकता है। तो 132 में से 31 सीटें हैं, 100 तो सीधी ऐसे ही घट जाती हैं। साउथ ऑफ विंध्यास, क्या बीजेपी कुछ कर पाएगी? पर यह सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, बात कांग्रेस की भी आएगी। भारत जोड़ो यात्रा पर लगे हुए हैं राहुल गांधी। कांग्रेस वाले कह रहे हैं जन सैलाब उमड़ा हुआ है, पर यह जन सैलाब वोटों में तब्दील होगा क्या? 12 करोड़ के करीब वोट मिले थे कांग्रेस को। या यह एक ईगो ट्रिप है राहुल गांधी की, अपनी इमेज की मरम्मत वो कर रहे हैं। प्रोजेक्ट पप्पूकरण वो खत्म हो गया है, उनकी छवि सुधर रही है, लेकिन कांग्रेस की चुनावी किस्मत भी, चुनावी छवि भी सुधरेगी क्या? या बिछड़े सभी बारी बारी का सिलसिला जो चल रहा है वो घातक और साबित हो जाएगा और डायरेक्ट 1-to-1 फाइट में बीजेपी फिर वही पटखनी देती दिखेगी कांग्रेस को? या कुछ चमत्कार भी हो सकता है? यह खेल अभी खुला हुआ है और इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।